एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं खान सर, बहुत दिनों तक तो यही समझ में नहीं आता था कि खान सर उनका नाम है, वो मुसलमान है, हिंदू है, कौन है मुझे नहीं पता। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे मुझे लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी है। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। हॉस्पिटल खोल दिया था, शादी किया तो दसियों हजार लोगों को बुलाया था, कई कई पार्टियां हुई और सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। बस गड़बड़ ये हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। मंटो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो सेकुलर आदमी हैं, आप अपना धर्म वगैरह तो मानते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगों में मार दिया जाऊं। खान साहब ने अगर ये कहानी पढ़ी होती तो शायद सावधान रहते, लेकिन उन्होंने शायद ये कहानी नहीं पढ़ी थी। शायद सफलता उनके सर पर थोड़ी ज्यादा चढ़ गई और हिंदुस्तान की हकीकत, जो हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है, उसकी हकीकत उनके समझ में नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि जब अंजना ओम कश्यप ने नीट, क्यूट और क्या क्या सीबीएसई, इन सब पर सरकार पर जो लगातार हमले हो रहे थे, उनसे बचाने के लिए कोचिंग्स की तरफ निशाना साधा, तो खान सर को लगा कि ये तो पर्सनली मेरे ऊपर बोल दिया। और ये भी लगा होगा कि इस समय जबरदस्त अगर मैं बोलता हूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और आए और एक के बाद एक बयान दिए। वैसे अकेले खान साहब नहीं थे, उनके अलावा जितने यूट्यूब पर टीचर्स हैं या कोचिंग वाले हैं, सबने वीडियोस बनाए और अंजना जी की जम के मजम्मत की। लेकिन निशाना बने खान साहब। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए और फैजल खान बने, उसके पीछे और भी कहानियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं। कोचिंग्स का वार चलता रहता है, पटना के अंदर कोचिंग वार की बात कही जा रही है और हुआ भी, गोली चली, क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता हूं। जांच होगी तब सब सामने आएगा कि क्या सच था क्या झूठ था। लेकिन कुल मिलाकर खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। अब लंबा मामला चलेगा। उनके हाथ में बंदूक नहीं दिखी, लेकिन हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कितना फंसेंगे, कब तक जेल के अंदर सरकारी मेहमान रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैंने फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने ऐतराज भी जताया कि ये वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, दो पैसे कमाकर बचाइए, किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करिए, लेकिन खुद को खतरे में डाल के मत कीजिए। और जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप और बाकी लोग स्टैंड विद का नारा लगाकर थक जाएंगे। जेल और बाकी सब आपको झेलना पड़ेगा। खैर, ये तो मेरी बात थी, लेकिन हर संडे की तरह इस बार भी इकबाल भाई लेकर आए हैं अपनी बात और बहुत डिटेल में कुछ मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, इकबाल भाई क्या कह रहे हैं सुनिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मुसलमान, ये नाम सुनते ही जिनके दिमाग में खतरे की घंटी बजती थी, वो घंटियां शोएब, इसरार, अफजल, शाहरुख, अनीस, आमिर, वसीम, शाहिद, नोमान, सुहेल, फैजल, फैसल और हाजी कल्लू, सत्या वाले कल्लू मामा नहीं, का नाम सुनते ही खतरे की नहीं, फरिश्ता सिफत देवदूत के आमद का ऐलान करने वाले लगने लगती है। ऐसा क्या है इन सब नाम में कि हिंदू खतरे में है कि राजनीति करने वाले भी इन लोगों का हाथ चूमने पर मजबूर हो गए हैं। इन लोगों ने दर्जन भर लोगों की तकरीबन तय हो चुकी मौत को जिंदगी में बदल दिया, यानी उनकी मौत को टाल दिया। और बिकाऊ गोदी मीडिया पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दिन के लिए ही सही, मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत के काबिल समझा जाने लगा। आइए जानते हैं ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं TCH। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी, जहां रियाजुद्दीन, शोएब, इसरार, इमरान के साथ वो सभी जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, नाम से ही पहचान लिए जाने वाले मुसलमान लड़कों ने बगैर किसी का धर्म देखे और तकरीबन दर्जन भर लोगों की जान अपनी जान दांव पर लगाकर बचाई। घटना 3 जून 2026 की सुबह की है। मालवीय नगर के हौज रानी इलाके के BNB फ्लोरिश इन और उसके रेस्टोरेंट लेमन ग्रीन में आग लग गई। बेसमेंट में रेस्टोरेंट से शुरू हुई यह आग तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई और सिर्फ 6 कमरों के BNB यानी ग्राहक को बेड और ब्रेकफास्ट की सुविधा देने वाली सरकारी स्कीम का लाइसेंस लेकर लेकिन इलीगल तरीके से 25 कमरे में चलने वाले होटल में लगी आग करीब 2 दर्जन लोगों के मौत का सामान बन गई। इस हादसे में तकरीबन 21 लोग से ज्यादा की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा अग्रवाल परिवार के साथ हुआ, जिसके 8 सदस्यों की मौत हुई। अग्रवाल परिवार साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अपने 80 साल के बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल का इलाज करवाने गुरुग्राम से अपने परिवार के साथ आया हुआ था और इस दुर्घटना में अग्रवाल परिवार के बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार यानी कुल 8 लोग जलकर राख हो गए। इस भयानक त्रासदी में स्थानीय मुसलमान हीरो बनकर उभरे। इलाके के मुस्लिम युवाओं और दुकानदारों ने अपनी जान पर खेलकर तकरीबन 1 दर्जन लोगों की जान बचाई। गद्दे, चादर और तकियों की शाप चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके भाई ने अपनी दुकान के लाखों रुपए के गद्दे जमीन पर बिछाकर खिड़कियों से कूदने वालों को बचाया। इस जहरीले माहौल में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस इंसानियत देखी। इसके अलावा वसीम, इसरार खान और शोएब खान आग के बीच बिल्डिंग के अंदर गए और लोगों को बाहर निकाला। अफसोस, ज्यादातर बाहर निकाले गए लोगों की जान नहीं बची। ये मुस्लिम युवा हीरो थे। इन्होंने साबित किया कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है। फिर भी देश का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को देश का दुश्मन मानता है और हर रोज सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है। हर घटना में मुस्लिम सब देखकर लोग भड़क जाते हैं, लेकिन जब बात मदद की आती है तो वहीं मुस्लिम युवा हमेशा आगे नजर आते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या लोग इतने अंधे हो गए हैं कि अच्छाई को भी नजरअंदाज कर दे रहे हैं? एक तरफ 21 मौतों का दर्द, जिसके लिए जिम्मेदार इदारों में शामिल है दिल्ली सरकार का पर्यटन मंत्रालय, जिसके मुखिया कपिल मिश्रा हैं, जिनका हिंदू मुस्लिम करना एकमात्र एजेंडा है अपना मंत्रालय चलाने के अलावा। इसके अलावा दिल्ली MCD, दिल्ली दमकल विभाग, जो NOC देने के लिए जिम्मेदार है ऐसे होटलों को, साथ ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार भी इस हादसे, मैं तो इसे एक हत्याकांड कहूंगा, के लिए पूरी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ वो आम मुसलमान जो बिना किसी भेदभाव के हर बार जान बेचारे पहुंच जाते हैं और उन्हीं मुसलमानों से हिंदुत्व को खतरा है। गौर से देखें तो खतरा धर्म के नाम पर लड़ाने वाले सत्ता के खिलाड़ियों से।
एक तरफ राजधानी के पौष इलाके में गैर कानूनी तरीके से 25 कमरों का होटल बिना किसी सुरक्षा उपाय के चल रहा था। यहां गौर कर लें कि उनको सिर्फ 6 कमरों का B&B चलाने की परमिशन है। उनमें हुए हादसों में 21 लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें कि आपसी विवाद में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुई एक हत्या को सांप्रदायिक रंग देकर बकरीद के त्योहार को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश की गई। सिर्फ दिल्ली में नहीं, इस घटना को वायरल करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया कि और हर आदमी के दिमाग में यह बैठाने की कोशिश की गई कि मुसलमान क्या होते हैं। और हमेशा की तरह यूपी पुलिस खुद ही जज बनकर फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए एनकाउंटर में अपराधी को निपटा देती है और फिर सरकारी अमला आरोपी के पूरे परिवार को सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर देता है। आरोपी के घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है कि घर अवैध जमीन पर बना है, खुद से घर गिरा दो नहीं तो सरकारी बुलडोजर गिरा देगा। ये एनकाउंटर और घर जमींदोज करने का फरमान सिर्फ इसलिए हुआ कि अपराधी असद का नाम मुसलमान वाला था और मरने वाला सूर्या हिंदू था। आप देखिए यहां पर कि उस इलाके में बहुत सारे मकान होंगे और जो इसी तरह की जमीन पर बने हैं। दिल्ली में और एनसीआर में लगे हुए इलाकों में अवैध कॉलोनी का एक इतिहास है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक नाम पर उंगली उठाई गई क्योंकि वो इस हादसे से जुड़ा हुआ है और हिंदू सेंटीमेंट खुश होता है इस तरह की कार्रवाई से। इतना ही नहीं, उस इलाके के मदरसे पर भी सरकारी ताला लग गया। इल्जाम ये लगा कि दमकल विभाग और प्रशासनिक अमले से एनओसी नहीं ली गई है। अब गौर करें, दूसरी तरफ एक पौष इलाके में 6 कमरे की सरकारी इजाजत लेकर 25 कमरे का होटल धड़ल्ले से चलता है। हल्ला तब मचता है कि जब मालवीय नगर जैसे हादसे में लोग जान गंवाते हैं और एक जगह यह हादसा हुआ है। ऐसे 25 होटल वहां पर होंगे जो आज भी अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उन पर खामोशी है। वहीं गांव मोहल्ले में चलने वाले गरीबों के शिक्षा के साधन पर सरकार बहादुर दमकल विभाग का प्रमाण पत्र मांग लेती है, वो भी इसलिए कि जब एक मुस्लिम हत्या आरोपी उस इलाके का हो। इससे एक प्राइमरी स्कूल जिसे मदरसा कहा जाता है इससे क्या संबंध है? सिर्फ यही कि दोनों का संबंध मुसलमानों से है। और इसी घटना के दिन गौर करिएगा, इसी घटना के दिन उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में एक और हत्या हुई। इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या एक दूसरे पैरा एथलीट यश खटीक ने गोली मारकर कर दी। लेकिन चिराग त्यागी की हत्याकांड मीडिया में सुर्खियों में नहीं आया। न ही त्यागी की हत्या का जिम्मेदार पूरे खटीक समाज को बताया गया, न ही चिराग परिवार के किसी महिला ने रोते हुए बयान दिया कि खटीक ने मार दिया, पूरे खटीक को मिटा दो। न यूपी सरकार ने चिराग के परिवार को सूर्या के परिवार की तरह सरकारी नौकरी दी, न ही मुआवजा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुलजिम और मकतूल दोनों एक ही धर्म के थे। अखबार के एक ही पेज पर दोनों घटनाएं छपी। हत्या की खबर एक साथ ऊपर नीचे लगाई गई, लेकिन एक में साफ साफ बताया गया कि हत्यारा मुसलमान था और मरने वाला हिंदू। वहीं दूसरे चिराग त्यागी के कांड में क्या हुआ कि सिर्फ यह बताया गया कि चिराग त्यागी की हत्या हुई और मारने वाला उसका साथी खिलाड़ी था। मुझे भी यह जानकारी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, गूगल करना पड़ा। अब एक तीसरी घटना देखिए। बकरीद के ही दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मामूली विवाद के बाद मोहम्मद अरबाज नाम के युवक की हत्या बजरंग दल से जुड़े सौरभ और उसके साथियों ने कर दी थी। यह घटना भी टीवी और अखबार की सुर्खियों में नहीं आई। नहीं लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन हुए, न ही बदले की मांग हुई और न ही पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर किया। पुलिस का बयान जरूर आया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए और इसमें कुल 6 लोगों को नामजद किया गया, बाकी की तलाश जारी है। कानून के नजरिए से देखें तो यह सही तरीका है कि अपराध हुआ, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया और बाकी की कार्रवाई अदालत तय करेगी। लेकिन अगर आरोपी मुसलमान हो तो पुलिस मध्ययुगीन योद्धा बन जाती है और जल्लाद की तरह तुरंत सर कलम कर देने का फैसला सुनाती है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखें तो हर दिन सैकड़ों मर्डर होते हैं, लेकिन टीवी की स्क्रीन और अखबार की सुर्खियां उन्हें नसीब नहीं होती। नहीं सरकार की नजरें इनायत मरने वाले परिवार पर होती है। इन सब चीजों को एक्टिव करने के लिए एक अदद मुसलमान की जरूरत होती है। मरने या बचाने वाला नहीं, मारने वाला मुसलमान होना चाहिए। और पिछले 12 सालों में मुसलमान दुश्मन है, ये बात एक बड़ी आबादी के दिमाग में कील की तरह ठोक ठोक कर बैठाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं मुस्लिम कौम भी न जाने किस मिट्टी की बनी है कि हर बार त्याग, बलिदान और भाईचारे की एक नई इबारत लिखने चली आती है। उसका मुकाबला अगर किसी कौम से किया जा सकता है तो वो सिख कौम, जिन्होंने तमाम अत्याचार झेले, लेकिन आज भी कहीं कोई हादसा होता है तो सबसे पहले वही लंगर लगाने पहुंच जाते हैं। खैर, ये पॉजिटिव खबरें जो हम आप तक लाते हैं उससे मिलने वाली खुशी थोड़ी देर ही रहती है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मायूसी फिर से तारी हो जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस भाषा को आप बचपन से बोलते आ रहे हैं वही भाषा अचानक से आपको अपने ही देश में अपराधी बना दे? अगर आप भारत में रहने वाले एक बंगला बोलने वाले मुस्लिम हैं तो यह कोई काल्पनिक डर नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। एक ऐसा डर जहां आपको लगता है कि सरकार रातों रात आपकी नागरिकता छीन लेगी, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देगी या बंदूक की नोक पर सीमा पार ढकेल देगी और आप चीखते रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज सुनने और आपकी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ रची गई इस साजिश का खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। कैसे बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की देश की नागरिकता के साथ जमीन से बेदखल करने की तैयारी हो रही है। ऑनलाइन पत्रिका स्क्रॉल.com पर प्रकाशित हर्ष मंदर की दिल दहलाने वाली इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें मुंबई के अनवार अली बताते हैं कि अगर आप बंगाली बोलते हैं, लुंगी पहनते हैं या मांस मछली पकाते खाते हैं तो आपको परेशान किया जाता है। अनवर अली के कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं ने उनसे कहा कि बंगाली बोलना खतरनाक है, हिंदी सीख लो, मराठी सीख लो और लुंगी पहनना बंद करो। अनवर अली कहते हैं कि मैं अपने कपड़े तो बदल सकता हूं साहब, लेकिन अपनी मातृभाषा कैसे बदलूं? भारत में हिंदी के साथ बंगाली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। करीब 20 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं। रहते ही नहीं है, उनका घर है, उनका देश है। उनमें से आज बंगाली और मुस्लिम पहचान का ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा टारगेट बन गया है। इस संकट को समझने के लिए हमें बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेश भेजने के लिए उपयोग होने वाला पुशबैक शब्द को समझना होगा। ये कोई कानूनी डिपोर्टेशन नहीं है, ये गैर कानूनी प्रक्रिया है जहां बिना किसी अदालती ट्रायल के संदिग्ध लोगों को रात के अंधेरे में बंदूक की नोक पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ढकेल दिया जाता है और इसे ही पुशबैक कहा जाता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। मई 2025 में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस पुश इन, जिसे भारत की तरफ से पुशबैक कहा जाता है,
उसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नाजिम उद्दौला ने चेतावनी दी है कि अगर बिना कागज वाले लोगों को जबरदस्ती धकेला गया तो बांग्लादेश की सेना इसमें दखल देगी। पहले ये पुशबैक सिर्फ असम और त्रिपुरा में होते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब 2217 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी यह धमकियां गूंजने लगी है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का नारा अब जमीनी हकीकत बन चुका है। मतलब ऐसे मुसलमानों को पहले पहचानो, उनको वोटर लिस्ट से डिलीट करो और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अंधेरी रात में बांग्लादेश की सीमा